वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे पॉलिटिकल साइंस के लगभग 100 से अधिक ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के बारे में, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बीए सेकंड सेमेस्टर में अगर आप हैं और राजनीति शास्त्र आपका सब्जेक्ट है, आप चाहे मेजर कोर्सेस में आपका राजनीति शास्त्र सब्जेक्ट हो यानी कि पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट हो, और चाहे आपका माइनर कोर्सेज का हो, माइनर मेजर दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान रखेंगे। अगर आप बीएससी में हैं और माइनर पेपर में राजनीति शास्त्र है, राजनीति विज्ञान और राजनीति शास्त्र पॉलिटिकल साइंस सब एक ही है, तो अगर ये आपका सब्जेक्ट है तो आपको यह वीडियो अंत तक देखनी चाहिए। इस वीडियो को देखने के बाद में आपके अंदर कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा डेवलप हो जाएगा कि आपको लगेगा कि हाँ, हमने बहुत कुछ पढ़ लिया। ठीक है, यानी यह वीडियो पूर्ण रूप से ऐसे तरीके से मैंने बनाया है कि जिससे संपूर्ण सिलेबस, संपूर्ण चैप्टर्स से बनने वाले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको इसमें समाहित करने का प्रयास किया गया है। पॉलिटिकल साइंस के बीए सेकंड सेमेस्टर में आपको पॉलिटिकल थियरी एंड कॉन्सेप्ट पढ़ना होता है, यानी कि राजनीतिक सिद्धांत और राजनीतिक अवधारणाओं के बारे में आपको जानना होता है मेरे भैया। ठीक है, तो आइए अब राजनीतिक सिद्धांतों और अवधारणाओं से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझने का प्रयास करते हैं, जिनकी संख्या लगभग 100 से अधिक होगी। देखिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा। प्रश्न आ चुका है, किसने राजनीति विज्ञान को कला और विज्ञान दोनों माना है? बताएं। राजनीति विज्ञान को कला और विज्ञान मानने वाले विद्वानों में कौन है? बेबर, मैक्स बेबर, या गैटिल, या गार्नर, या फिर ट्रीटस्के? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रीटस्के। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे बन सकता है, या किसने कहा था कि व्यवहारवाद परंपरागत राजनीति शास्त्र के विरोध में एक विरोधी आंदोलन है? रॉबर्ट डहेल, गैटिल, या डेविड स्टन, या फिर हर्बर्ट टिंगस्टन? बताएं। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? व्यवहारवाद परंपरागत राजनीति शास्त्र के विरोध में एक विरोधी आंदोलन था। बिल्कुल करेक्ट आंसर है, इसको कहा था रॉबर्ट डहेल ने। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, व्यवहारवाद के प्रणेता कौन माने जाते हैं? व्यवहारवादी आंदोलन के प्रणेता तो माने जाते हैं डेविड ईस्टन। ठीक है, डब्ल्यू सी वाटसन भी कहीं कहीं पर आपको मिलेगा, लेकिन ईस्टन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये उत्तर व्यवहारवादी एक प्रकार से विचारधारा के भी जनक माने जाते हैं। राजनीति विज्ञान का जो जन्म हुआ है यूनान से हुआ है, और राजनीति विज्ञान के जनक के रूप में आप अरिस्टोटल को जानते हैं, अरस्तु को जानते हैं। तो ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि राजनीति विज्ञान का उदय कहाँ से हुआ है, तो आप बताएंगे यूनान से हुआ है। आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि राजनीति विज्ञान का जनक कौन है, यानी कि फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, तो आप बताओगे अरिस्टोटल यानी अरस्तु हैं। अरस्तु की एक रचना है पॉलिटिक्स, उसमें सबसे पहले पॉलिटिकल साइंस की बात करी गई। ठीक है, इसीलिए इसको कहा है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, ये बताएं, राजनीति विज्ञान का जो आरंभ होता है और अंत होता है राज्य के साथ होता है, यह कथन किस विद्वान ने दिया था? तो इस कथन को कहा था गार्नर महोदय ने। बड़े जबरदस्त विद्वान हैं वो, और राजनीति शास्त्र को सर्वोत्तम विज्ञान कहने वाले विद्वान हैं, उनका नाम है लीकाक। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखेंगे, ये सब प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं पिछले वर्ष, तो आप इन प्रश्नों को ध्यान रखिएगा। पिछले 2 वर्षों में यानी 2022 की परीक्षा में और 2023 की परीक्षा में विभिन्न विश्वविद्यालयों से कुछ पूछे गए प्रश्न, जैसे दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी, छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, इसके अलावा आपका जो है ये क्या बोलते हैं, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, और जो है और भी 2-3 विश्वविद्यालय जिनकी परीक्षा राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी। ठीक है, इनकी परीक्षाएं ऑब्जेक्टिव होती हैं, तो उन ऑब्जेक्टिव परीक्षाओं से बनने वाले जो इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, जो आपके बने थे 2022 और 2024 में, उसको मैंने आपको यहाँ पर कलेक्शन करके आपके समक्ष रखने का प्रयास किया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बात ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में निम्न में से कौन सी बात प्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित नहीं है? प्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित नहीं है कौन सी बात? देखिए, राजनीतिक संस्थाएं, राजनीतिक दल और अंतर्राष्ट्रीय संगठन, इंटरनेशनल जो एक प्रकार से ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, जो पॉलिटिकल एक प्रकार से संस्थाएं होती हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं पॉलिटिकल, और जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, ये सब राजनीति शास्त्र से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित हैं, राजनीति विज्ञान से। जबकि सामाजिक क्रियाकलाप या समाज शास्त्र से रिलेटेड है, सोशोलॉजी से, ये पॉलिटिकल साइंस से प्रत्यक्ष रूप से रिलेटेड नहीं है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, राजनीति विज्ञान को परंपरागत अध्ययन को मूलतः कितने, मतलब राजनीति विज्ञान के परंपरागत अध्ययन को मूलतः कितने वर्गों में या कितने भागों में बांटा गया है? बताएंगे, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो राजनीति विज्ञान के जो है परंपरागत जो अध्ययन है उसको आप बांट सकते हैं कितने भागों में? 3 भागों में। इसका ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़िया प्रश्न है।
अगला प्रश्न है, निम्न विद्वानों में से राजनीति शास्त्र के आधुनिक यानी कि जो मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू है उसका प्रतिपादक कौन है? इनमें से गार्नर, गैटिल, डेविड ईस्टन या सर फ्रेडरिक पोलाक। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल, गैटिल इज राइट आंसर। गैटिल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गैटिल बड़े अच्छे राजनीति शास्त्री हैं। अगला प्रश्न, स्पिरिट ऑफ लॉज बड़ी फेमस पुस्तक है, लगातार परीक्षा में प्रश्न, कोई भी विश्वविद्यालय बचा नहीं जहां पर यह प्रश्न पूछा ना गया हो। ठीक है, तो स्पिरिट स्पिरिट ऑफ लॉज इस पुस्तक को किसने लिखा है? यानी कि स्पिरिट माने होता है आत्मा एक प्रकार से, ठीक है, लॉज मतलब एक प्रकार से कानून की आत्मा, या ऐसे बोल सकते हैं हिंदी में। स्पिरिट ऑफ लॉज पुस्तक फ्रांसीसी दार्शनिक, फ्रांसीसी विद्वान, फ्रांसीसी जो है पॉलिटिकल साइंटिस्ट, उनका नाम है मॉन्टेस्क्यू, उन्होंने लिखा है स्पिरिट ऑफ लॉज पुस्तक। 1750 में इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ओके, अगला प्रश्न, व्यवहारवादी आंदोलन के प्रमुख प्रणेता कौन थे? प्रमुख प्रणेताओं में, व्यवहारवादी प्रणेताओं में इनमें से नाम है किसका? डेविड ईस्टन का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। डेविड ईस्टन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। निम्न वैसे व्यवहारवाद के प्रणेता में कई सारे विद्वानों का एक प्रकार से योगदान रहा है, ये बात है, जिनमें से इंपॉर्टेंट है आपके डेविड ईस्टन। अगला प्रश्न, निम्न पद्धतियों में से कौन सी पद्धति आगमनात्मक पद्धति है? इनमें से आगमनात्मक पद्धति की अगर बात की जाए तो जो है पर्यवेक्षणात्मक जो पद्धति है ये आगमनात्मक पद्धति होती है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, संपूर्ण राजनीति इतिहास का ही दर्शन है, यह कथन किसका है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताएं। संपूर्ण राजनीति इतिहास का ही दर्शन है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है लास्की का। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। बढ़िया प्रश्न है। शक्ति का पृथक्करण का सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, लगातार परीक्षा में प्रश्न आया हुआ है। दुनिया के सभी मतलब कि जितने भी विश्वविद्यालय आपके हैं जो है नई शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग जिनकी परीक्षाएं हो रही सभी में ये प्रश्न पूछा गया। शक्ति का पृथक्करण का सिद्धांत आया था 1747 में, किसने दिया था? 1747 में शक्ति का पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया था? फटाफट से आप बताएंगे। बिल्कुल, मॉन्टेस्क्यू, फ्रांसीसी विद्वान। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न आप देखेंगे, राज्य के अंतर्गत किया गया प्रत्येक परिवर्तन एक प्रयोग की तरह होता है, ये कथन किसने कहा? राज्य के अंतर्गत किया गया प्रत्येक परिवर्तन जो होता है एक प्रयोग की भांति होता है, एक प्रयोग की तरह होता है, इस कथन को कहा था कॉम्टे ने। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखेंगे और इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं ये सब, तो वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा, थोड़ा सा हमारी मेहनत को पहचानिए। एक पुस्तक है, बड़ी फेमस पुस्तक है, बताएं। ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स, ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स पुस्तक किसने लिखी है? पिछली बार 2023 में ये प्रश्न पूछा गया था। ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? ग्राहम वालास, उनका क्या नाम है? ग्राहम वालास ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, ऐसे ही प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछेंगे। अच्छा ये बताएं, एक प्रश्न और है, औचित्य पूर्णता का सिद्धांत, रिलेवेंस ऑफ क्रेडो किसका सिद्धांत है? या औचित्य पूर्णता का सिद्धांत किसने दिया? औचित्य पूर्णता का सिद्धांत दिया था डेविड ईस्टन ने, ये बात भी ध्यान रखिएगा, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। और अर्थशास्त्र रचना लिखी है कौटिल्य ने, ये प्रश्न तो हमेशा आता है, पॉलिटिकल साइंस में, इकोनॉमिक्स में, हर जगह पूछा जाता है। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, इन प्रश्नों को थोड़ा सा ध्यान, जो बीच बीच में मैं प्रश्नों को बताता हुआ चलूंगा, ये आप ध्यान रखेंगे। एक प्रश्न बहुत ही जबरदस्त एक मुझे ध्यान आ गया, एक प्रश्न है कि राजनीति की जड़ें मनोविज्ञान में निहित हैं, किसने कहा था? राजनीति विज्ञान की जो जड़ें हैं वो मनोविज्ञान में निहित हैं, ऐसा कहा था जेम्स ब्राइस ने। ये कथन याद रखिए, किसने कहा था? जेम्स ब्राइस ने कहा था। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, राजनीति विज्ञान के अध्ययन के लिए व्यवहारवादी उपागम को इसके विरोध के रूप में विकसित किया गया, किसके विरोध के रूप में विकसित किया गया व्यवहारवादी उपागम को? किसके विरोध के रूप में भैया? तो देखें, ऐतिहासिक उपागम, दार्शनिक उपागम और वर्णनात्मक संस्थागत उपागम, इन तीनों के विरोध में व्यवहारवादी उपागम को एक प्रकार से विकसित किया गया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। आगे देखेंगे, किसने पर्यवेक्षणात्मक का प्रयोग कर अमेरिकन संघ और आधुनिक प्रजातंत्र नामक महान ग्रंथों की रचना करी? बताए, अमेरिकन संघ और आधुनिक प्रजातंत्र, मॉडर्न डेमोक्रेसीज, ये सब पुस्तक किसने लिखी? जेम्स ब्राइस। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी बी ऑप्शन इसका राइट आंसर, जेम्स ब्राइस इज राइट आंसर। किसने 158 संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन करके क्रांति के कारणों और उन्हें रोकने के उपायों पर लिखा? तो किसने करा था 158 संविधानों का अध्ययन? तो एक ही विद्वान ने किया था, अरिस्टोटल ने, अरस्तु ने, जो कि पॉलिटिकल साइंस के फादर हैं। अगला प्रश्न है, किस पद्धति को तत्वमीमांसक या चिंतन मूलक कहा जाता है? बताएं, तत्वमीमांसक या सॉरी, तत्वमीमांसक या चिंतन मूलक कहा जाता है किसको? दार्शनिक पद्धति को। ठीक है, दार्शनिक पद्धति को तत्वमीमांसक या चिंतन मूलक पद्धति के नाम से जानते हैं। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़िया प्रश्न है।
किसे व्यवहारवादी क्रांति का प्रणेता माना जाता है? देखिए, प्रणेता की अगर बात की जाए तो इसमें आपका डेविड ईस्टन का नाम आता ही है, लेकिन चार्ल्स मैरियम का भी नाम आता है इसमें, ठीक है। तो डेविड ईस्टन आप लगा सकते हैं इसका करेक्ट आंसर, लेकिन अगर आपको ये भी दिए हों, ये भी दिए हों और एक ऑप्शन में आपको दोनों दिया हो तो दोनों आप लगा सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है पॉलिटिकल सिस्टम, बड़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है भाई, परीक्षा में लगातार आता है। बताएं, पॉलिटिकल सिस्टम पुस्तक के लेखक किसने लिखा है? अमेरिकी विद्वान है, बिल्कुल डेविड ईस्टन इज राइट आंसर, आप सभी करेक्ट हैं। पॉलिटिकल सिस्टम पुस्तक के लेखक डेविड ईस्टन। नेक्स्ट प्रश्न, लॉर्ड ब्राइस ने अपनी पुस्तक मॉडर्न डेमोक्रेसीज की रचना किस पद्धति के आधार पर करी? अब एक ये प्रश्न आपसे जरूर पूछेगा, मॉडर्न डेमोक्रेसीज पुस्तक के लेखक कौन है? लॉर्ड ब्राइस ने, बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है, परीक्षा में हमेशा पूछा गया है। तो लॉर्ड ब्राइस की जो पुस्तक है मॉडर्न डेमोक्रेसीज, वो उस पुस्तक की रचना किस पद्धति के आधार पर उन्होंने करी थी? तो उस पद्धति का नाम है पर्यवेक्षणात्मक पद्धति। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। किसने उत्तर व्यवहारवादी का श्री मतलब उत्तर व्यवहारवाद का श्री गणेश किया था? तो उत्तर व्यवहारवाद का श्री गणेश भी डेविड ईस्टन ने ही किया था। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, किसने व्यवहारवादी राजनीति को छद्म या नकली राजनीति कहकर के उसकी निंदा करी? तो व्यवहारवादी राजनीति को एक प्रकार से छद्म या नकली राजनीति कह करके किसने उसकी निंदा करी, किसने कूट करी? तो क्रिश्चियन बे ने कहा था कि ये नकली राजनीति है व्यवहारवाद। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिहेवियरलिज्म बोलते हैं व्यवहारवाद को। अगला प्रश्न, संस्थागत उपागम संबंधित है किससे? संस्थागत उपागम किससे रिलेटेड है? तो संस्थागत उपागम रिलेटेड है परंपरागत उपागम से, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर होगा, बहुत ही बढ़िया प्रश्न। व्यवहारवादी उपागम संबंधित है, व्यवहारवादी उपागम संबंधित है आधुनिक उपागम से। तो व्यवहारवादी किससे रिलेटेड है? आधुनिक उपागम से, आधुनिक अप्रोच है व्यवहारवादियों का, ठीक है। और संस्थागत उपागम जो है ये परंपरावादी उपागम है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। समाज एवं राजनीतिक गतिविधियों का समन्वय संबंधित है, सामाजिक उपागम, दार्शनिक उपागम, प्रयोगात्मक उपागम या ऐतिहासिक उपागम? तो समाज और राजनीतिक गतिविधियों का जो समन्वय संबंधित है वो सामाजिक उपागम में, सोशल अप्रोच में संकलित है, समन्वित है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। एक बात और आपको यहीं पर मैं बताना चाहूँगा, एक बात मुझे ध्यान आ गई, ठीक है। आप लोगों के लिए मैंने विशेष काम किया है, एक हमने चैनल बनाया है को करिकुलर मास्टर नाम से। उस चैनल का क्या नाम है? को करिकुलर मास्टर। को करिकुलर मास्टर जो यूट्यूब चैनल है, इसकी अगर बात की जाए तो इस चैनल पर आपको क्या किया जाएगा, इस चैनल की अगर बात की जाए तो इस चैनल पर आपको को करिकुलर से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस आपको मिलेंगी, ठीक है। और को करिकुलर की पूरी क्लासेस यहाँ पर आपको जो है मैं करवाने का प्रयास करूंगा, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपकी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी, तो आप को करिकुलर मास्टर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और इसकी लिंक जो होगी, को करिकुलर चैनल वाली जो को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल का नाम है, इसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा और चैट सेक्शन में आपको दिख रहा होगा उसकी लिंक पिन मैंने कर दिया, तो आप लोग देख लीजिएगा उसको, उस पर टिक क्लिक करेंगे लिंक पर तो आप चैनल पर चले जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो डालूं तो टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दूंगा इसकी। देखिए, प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये परीक्षा की दृष्टि से आपके, और ये प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। अच्छा, ये बताएं, ऐतिहासिक पद्धति के समर्थक कौन कौन से विद्वान हैं? जॉर्ज सीले हो गए, फ्रीमैन हो गए, फ्रेडरिक पोलाक हो गए, ये सब ऐतिहासिक पद्धति के समर्थक हैं। अच्छा, दार्शनिक पद्धति के समर्थक कौन हैं? दार्शनिक पद्धति के समर्थक में सिजबिक हैं, जेएस मिल हैं, कॉन्ट हैं, ये सब ऐतिहासिक मतलब दार्शनिक पद्धति के समर्थक हैं, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। दार्शनिक पद्धति के जनक कौन है राजनीति विज्ञान में? तो उसके जनक हैं प्लेटो, ठीक है, दार्शनिक पद्धति के, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ओके, बढ़िया प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से आपके। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, राज्य को शोषण का यंत्र यानी कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सप्लेनेशन किसने माना? बताएं, जो बीच बीच में प्रश्न मैं आपको बताता हूं ये ध्यान आ जाते हैं तो उसको बताता हूं। एक प्रश्न फिर से ध्यान आ गया, राजा पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, किसने कहा था? हीगल ने कहा था कि राजा जो होता है पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण होता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। एक प्रश्न और ध्यान रखिएगा, राज्य का आधार शक्ति नहीं अपितु इच्छा है, ये कथन किसका है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में लगातार प्रश्न पूछा जाता है। ग्रीन ने कहा था इसको, इस कथन को ध्यान रखिएगा इस बात को। देखिए, राज्य को शोषण का यंत्र किसने कहा? जब भी बात शोषण वगैरह की आए तो किसका नाम लगाएंगे? कार्ल मार्क्स का नाम लगाएंगे। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, राज्य संपत्ति सहित परिवारों का एक संघ है, किसने कहा? राज्य संपत्ति सहित परिवारों का एक संघ है, किसने कहा था? ये बोंदा ने, जीन बोंदा ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जीन बोंदा का ये कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न चले, किस तत्व को राज्य का प्राण कहा जाता है?
किस तत्व को राज्य का प्राण कहा जाता है? संप्रभुता को राज्य का प्राण कहा जाता है। सॉवर्निटी को। सॉवर्निटी क्या होती है? देखिए, राज्य के 4 अंग होते हैं: संप्रभुता, भूभाग, जनसंख्या और सरकार। ठीक है, एक निश्चित भूभाग का होना जरूरी होता है एक राज्य के लिए, जनसंख्या उसमें रहने के लिए, सरकार उस जनसंख्या को चलाने के लिए, और संप्रभुता उस सरकार को एक प्रकार से नियम बनाने की छूट देने के लिए। यानी संप्रभुता का मतलब होता है किसी देश पर किसी कोई बाहरी दबाव ना हो, वो अपना नियम कायदा खुद भी बनाए और स्वतंत्र हो पूर्ण रूप से। अगला प्रश्न है, राज्य को एक नैतिक संस्था मानते हैं आदर्शवादी विचारक, व्यक्तिवादी, अराजकतावादी या समाजवादी? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। राज्य को एक नैतिक संस्था मानने वाले विचारकों में आदर्शवादी जो आइडियलिज्म विचारधारा को फॉलो करते हैं वो राज्य को एक नैतिक संस्था मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य को एक आवश्यक बुराई कौन मानता है? देखें, अराजकतावादी जो विद्वान हैं वो राज्य को आवश्यक बुराई मानते हैं, मतलब ये राज्य को नहीं एक प्रकार से रखना चाहते। अराजकतावादी जो है, आ माने होता नहीं, राजकता मतलब राजा वाजा ना हो, कोई राज्य की कल्पना ना हो, राजा ही ना हो, ठीक है, सब स्वतंत्र हो, वही अराजकतावाद होता है। अगला प्रश्न है, राजा लोग पृथ्वी पर ईश्वर की जीवित प्रतिमाएं हैं, यह कथन किसका है? बताएं। तो इस कथन को कहा था जो है स्टुअर्ट राजा थे जेम्स प्रथम, उन्होंने कहा था कि राज्य लोग जो मतलब कि राजा लोग पृथ्वी पर ईश्वर की जीवित प्रतिमाएं हैं। इनकी एक पुस्तक है लॉ ऑफ मोनार्की। लॉ ऑफ मोनार्की पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप बताएंगे जेम्स प्रथम ही लॉ ऑफ मोनार्की पुस्तक को लिखा है इन्होंने, और इसी पुस्तक में इन्होंने कहा कि राजा लोग पृथ्वी पर ईश्वर की जीवित प्रतिमाएं हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में कई बार आया है। अगला प्रश्न है, राज्य एक ईश्वरीय संस्था है, यह कथन किसका है? राज्य एक ईश्वरीय संस्था है, किसने कहा था? फटाफट से आप बताएंगे, मतलब किसका कथन है? तो दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत में कहा गया कि जो है राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत, दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत, शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत, पैतृक सिद्धांत, मातृत्व सिद्धांत, ठीक है, सामाजिक समझौते का सिद्धांत, ये सब राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत हैं। तो राज्य एक ईश्वरीय संस्था है, दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत माना जाता मतलब मानता है। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, राजा यम और इंद्र का स्थापन होता है, उसका अपमान कदापि नहीं करना चाहिए, यह कथन किसने कहा था? यह कथन चाणक्य ने कहा था। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, राज्य का आधार शक्ति है, यह कथन किसने कहा था? राज्य का आधार शक्ति है, ये शक्ति सिद्धांत में कहा गया है कि राज्य का आधार शक्ति है, ठीक है। अच्छा, राज्य का आधार शक्ति नहीं अपितु इच्छा है, किसने कहा था? तो इसको ग्रीन ने कहा था, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, प्रथम राजा एक भाग्यशाली योद्धा है, किसने कहा था? प्रथम राजा एक भाग्यशाली योद्धा है, इस कथन को वाल्टेयर ने कहा था। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, परीक्षा में 100% आएगा। अगला प्रश्न है, मूल समूह कुटुंब होता है, वह एक सर्वोच्च पुरुष के प्रति सामान्य अधीनता के कारण संबंध रहता है, यह कथन किसका है? यह कथन कहा था सर हेनरी मैन ने। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, अगला प्रश्न है, मातृसत्ता सिद्धांत की मान्यता है, मातृसत्तात्मक सिद्धांत की क्या मान्यता है? इसकी मान्यता कि माता की प्रधानता, यानी परिवार में माता प्रधान होती है मातृसत्तात्मक सिद्धांत में। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। सामाजिक समझौते के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? सामाजिक समझौते के सिद्धांत के प्रतिपादन में जॉन हॉब्स, जीन जैक मतलब कि जो है जॉन लॉक और जीन जैक्स रूसो, इन तीनों का नाम है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये जीन जैक्स रूसो वाला, ठीक है। यानी कि समाज लेबिया इसमें पूछेगा लेबियाथन पुस्तक किसने लिखी है, तो आप लोग बताओ लेबियाथन पुस्तक के लेखक कौन है? लेबियाथन पुस्तक के लेखक कौन है? लेबियाथन पुस्तक किसने लिखी है? थॉमस हॉब्स ने लिखी है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, संवैधानिक राजतंत्रीय स्वरूप किसका था? ये जॉन लॉक का था, ओके। हॉब्स ने प्राकृतिक अवस्था को क्या बताया था? निरंकुश तंत्रीय था, ठीक है, निरंकुशता थी। प्रकृति की ओर चलो किसने कहा था? जॉन लॉक ने कहा था। ये सब प्रश्न ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आ चुका है। एक बार फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा। प्रश्न है, समाज के ढांचे को पूर्ण होने के लिए उसे संघात्मक होना चाहिए, यह कथन किसने कहा था? समाज के ढांचे को पूर्ण होने के लिए उसे संघात्मक होना चाहिए, यह कथन किसने कहा था मेरे भैया? इस कथन को कहा था लास्की ने। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कानून सद्भावना पर आधारित होता है, यह कथन किसने कहा था? बहुत बढ़िया प्रश्न है। कानून सद्भावना पर आधारित होना चाहिए या होता है, किसने कहा था? क्रेब महोदय ने कहा था इसको। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। बहुलवाद का दूसरा नाम क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में कई बार आया है। बहुलवाद का दूसरा नाम एकलवाद, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, एकलवाद इज राइट आंसर, ए ऑप्शन। प्राचीन काल में विधि का प्रमुख स्रोत, प्राचीन काल में विधि का प्रमुख स्रोत होता था, बढ़िया प्रश्न है, परीक्षा में आया हुआ है। राजा का आदेश जो था यही विधि का स्रोत होता था, राजा का जो आदेश है वही कानून बन जाता था, विधि माने कानून।
अगला प्रश्न, विधि का संबंध किससे है? राजा से, प्रजा से, नियमों से, मंत्रियों से? तो विधि का संबंध किससे है भैया? विधि का संबंध होता है नियमों से। विधि एक नियम होता है, यानी कानून होता है। विधि का मतलब कानून। अगला प्रश्न है, विधि निर्माण के लिए आवश्यकता है। विधि निर्माण के लिए किसकी आवश्यकता है? तो सत्ता की आवश्यकता होती है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कौन में से कौन तथ्य कानून के प्रकारों से रिलेटेड हैं? कानून के प्रकारों से रिलेटेड हैं, देखें, प्रशासनीय विधि जो है ये आपकी कानून के प्रकारों से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। विधि के प्रमुख लाभ, कानून के लाभ क्या क्या होते हैं? सुरक्षा की भावना महसूस होती है, समानता मिलती है, समान अवसर भी मिलता है लोगों को, ठीक है। तो विधि के प्रमुख लाभ हैं कानून के, ऑप्शन नंबर डी, ये सभी लाभ होते हैं कानून के। अगला प्रश्न है, ग्रे। ग्रे एक विद्वान है, तो ग्रे के अनुसार विधि स्रोतों की संख्या कितनी, यानी विधि के स्रोत कितने हैं? तो विधि के स्रोत 4 होते हैं, ये ग्रे ने बताया, थॉमस ग्रे, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा सिद्धांत दंड के सिद्धांत से रिलेटेड है? दंड के सिद्धांत से रिलेटेड कौन सा सिद्धांत है? प्रतिकारी सिद्धांत जो है ये दंड के सिद्धांत से रिलेटेड है। ये प्रश्न 2023 में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा परीक्षा में। अगला प्रश्न है, संप्रभुता की सर्वप्रथम व्याख्या किसने प्रस्तुत करी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। संप्रभुता की सर्वप्रथम व्याख्या किसने प्रस्तुत करी है? तो जीन बोदा ने प्रस्तुत करी है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़िया प्रश्न है, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में कई बार आया हुआ है, आपकी बार भी आएगा। संप्रभुता राज्य की सर्वोपरि इच्छा है, यह परिभाषा किसने दी? संप्रभुता राज्य की सर्वोपरि इच्छा है, इस कथन को कहा था जीन बोदा ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न भी लगातार आया हुआ है। अगला प्रश्न है, ऑस्टिन के द्वारा लिखित पुस्तक का क्या नाम है? ऑस्टिन ने इसमें से कौन सी पुस्तक लिखी थी? देखिए, विधान शास्त्र और व्याख्यान पुस्तक इन्हीं की है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? अरस्तू हैं, ठीक है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक को किसने लिखा, ये आप लोग कमेंट करके बताओगे। लियावियथन पुस्तक मैंने बताया था थॉमस हॉब्स की है, ठीक है। आगे देखेंगे आप, सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक किसने लिखी है, इस कथन को आप जो है बताएंगे, कमेंट करके बताने का प्रयास करेंगे। सभी लोग बताइए, बहुत बातचीत कर रहे हो, बताओ। अच्छा ये बताओ, कानून संप्रभु की आज्ञा है किसने कहा था? कानून संप्रभु की आज्ञा है, इस कथन को ऑस्टिन ने कहा था, ये बात आप ध्यान रखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था जो कि मैंने आपको बता दिया। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। बताएं, प्रश्न आ चुका, किसने बहुल तंत्र यानी कि जो है पोलार्ची या पोलियर्ची पद बंद गढ़ा, यानी कि बहुल तंत्र के बारे में किसने बताया? तो R.A. डेहल ने बताया। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़िया प्रश्न है। बताएं, ग्रामसी ने किस प्रकार के राज्य की अवधारणा दी? तो ग्रामसी की अगर बात की है तो ग्रामसी ने वर्चस्वधारी राज्य की बात करी है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले विद्वान है जुर्गेस हेबरमास। जुर्गेन हेबरमास। जुर्गेन हेबरमास ने किस प्रकार के संकट की बात की है? तो उन्होंने वैधता के संकट की बात करी है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जर्मन के विद्वान है ये, जर्मन एक प्रकार से दार्शनिक थे, समाजशास्त्री भी है, जुर्गेन हेबरमास। उन्होंने वैधता के संकट की बात करी। प्रश्न पूछा गया 2023 में। अगला प्रश्न है, किसने अल्पतंत्र को का लौह नियम बनाया? अल्पतंत्र का लौह नियम बनाया गया था 1911 में। किसके द्वारा बनाया गया था भैया? किसके द्वारा बनाया गया था? रॉबर्ट मिचल्स के द्वारा बनाया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में आपकी बार आएगा 2024 में, रट लीजिएगा इस प्रश्न को। अगला प्रश्न है, पावर नॉलेज, पावर ऑब्लिक नॉलेज नामक पुस्तक किसने लिखी है? पावर ऑब्लिक नॉलेज यानी कि पावर या नॉलेज, दोनों दोनों बोले, तो इस पुस्तक को किसने लिखी है? माइकल फोकाल्ट ने लिखी है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। किस सिद्धांत के अनुसार राजनीतिक वैधता का स्रोत लोगों की शुद्ध इच्छा में निहित है? बताइएगा, किस सिद्धांत के अनुसार राजनीतिक वैधता का स्रोत लोगों की शुद्ध इच्छा में निहित है? तो वो है आदर्शवाद। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, आइडियलिज्म। नेक्स्ट प्रश्न है, किस सिद्धांत के अनुसार ऐसा युग आएगा जब राज्य व उसकी वैधता का लोप हो जाएगा? ये किसने कहा था? ये कथन किस सिद्धांत का है? ये कथन मार्क्सवाद कहता है। मार्क्सवादी विचारक का मानना है कि एक समय ऐसा युग आएगा जब राज्य का अंत हो जाएगा, ठीक है, राज्य की वैधता का लोप हो जाएगा और कोई एक प्रकार से ये नहीं वर्ग नहीं रहेगा। ओके, अगला प्रश्न, अधिकार वह मांग है जिसे समाज स्वीकार करता है और लागू करता है। ये परिभाषा किसने दी? तो अधिकार वह मांग है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है, ये बोसांकी का कथन है। ये प्रश्न 2022 और 23 दोनों में आया हुआ है, इस प्रश्न को याद कर लीजिएगा, अब की बार भी आ सकता है। अगला प्रश्न, निर्वाचित होने पर अधिकार किस अधिकार के अंतर्गत प्राप्त होता है? बताइए, निर्वाचित होने पर अधिकार आपको किस अधिकार के अंतर्गत प्राप्त होता है? तो राजनीतिक अधिकार के अंतर्गत आपको प्राप्त होता है सत्ता का। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा।
अधिकारों का कौन सा सिद्धांत सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत कहा जाता है इनमें से? प्राकृतिक, आदर्शवादी या वैधानिक? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो अधिकारों का कौन सा सिद्धांत सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत कहा जाता है? तो अधिकारों का कौन सा सिद्धांत? तो आदर्शवादी सिद्धांत सबसे जबरदस्त माना जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मानवाधिकार दिवस जो है सबसे पहले 1948 में मनाया गया था 10 दिसंबर की डेट को। तब से लेकर के और आज तक 10 दिसंबर की डेट को विश्व मानवाधिकार दिवस या मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। मानवाधिकार को सार्वभौमिक मतलब मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा में कितनी धाराएं हैं? तो इसमें लगभग कितनी धाराएं हैं? 30 धाराएं हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं आपकी बार। अराजकतावाद शब्द की उत्पत्ति हुई है। देखिए अराजकता शब्द की मतलब अगर बात करूं, यानी आ माने होता नहीं, राजकता माने राजा ना हो जिस एरिया में, यानी कि ऐसा राज जिसमें राजा ही ना हो, तो वो राज अराजक राज हो जाएगा, ठीक है। तो अराजकतावाद के शब्द की अगर बात की जाए तो इसकी शब्द की उत्पत्ति हुई है अनार्किया शब्द से। किससे हुई है? अनार्किया शब्द से हुई। अनार्किया का मतलब होता है बिना राजा के या बिना शासन के। अराजकता शब्द का प्रमुख अर्थ क्या होता है? शासन का अभाव, शासन की कमी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। अराजकता शब्द की या अराजकता की प्रमुख विशेषताएं हैं। देखिए राज्य का विरोध, शासन का विरोध और प्रतिबंधों का विरोध, इन सभी का विरोध होता है अराजकतावाद में। डी ऑप्शन उपरोक्त तो सभी करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा में आया हुआ है, ध्यान रखिएगा। अराजकतावाद समाज का प्रमुख आधार है। अराजकतावादी समाज का प्रमुख आधार क्या है? इसका प्रमुख आधार होता है प्रेम और सहयोग। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अराजकतावाद के प्रमुख गुण इनमें से कौन से हैं? अराजकतावाद के प्रमुख गुणों की अगर बात की तो व्यक्ति का स्वाभाविक विकास, स्वतंत्रता का विकास और समानता का विकास, ये प्रमुख गुण है अराजकतावाद के। डी ऑप्शन ये सभी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है उदारवाद से संबंधित है। स्वतंत्रता, नियंत्रण, शासन या सामाजिक मूल्य? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। उदारवाद से संबंधित है क्या? उदारवाद से स्वतंत्रता रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। धर्मनिरपेक्षता संबंधित है। धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है क्या कि ऐसा एक प्रकार ऐसी बात, यानी जो किसी भी धर्म को ना माने और सभी धर्म की रिस्पेक्ट करे। राज्य का कोई धर्म ना हो जिस देश का, वो धर्मनिरपेक्ष राज्य कहलाता है। धर्मनिरपेक्षता किससे रिलेटेड है? उदारवाद से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, परीक्षा में 2023 में पूछा गया। अगला प्रश्न है कौन सा सिद्धांत उदारवाद से संबंधित नहीं है इनमें से? कौन सा सिद्धांत उदारवाद से रिलेटेड नहीं है? फटाफट से आप बताएंगे कौन सा सिद्धांत उदारवाद से रिलेटेड नहीं है। तो हस्तक्षेप का सिद्धांत नहीं रिलेटेड है उदारवाद से। बाकी स्वतंत्रता का सिद्धांत रिलेटेड है। राष्ट्रीय आत्मनिर्णय का सिद्धांत रिलेटेड है। समाज कल्याण का सिद्धांत जो है ये उदारवाद से रिलेटेड है। ये सब सिद्धांत ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है पूंजीवाद का प्रमुख सिद्धांत है। पूंजीवाद का प्रमुख सिद्धांत क्या है इनमें से? तो लाभ का सिद्धांत। पूंजीवाद हमेशा लाभ की इच्छा करता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से वर्ग संघर्ष की स्थिति संभव है किसमें? वर्ग संघर्ष कहां पर होता है? पूंजीवाद में ही होता है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूंजीवाद का विरोध किसने किया था? कार्ल मार्क्स ने। और कौन सी विचारधारा दी थी? वैज्ञानिक समाजवाद की बात करी। अगला प्रश्न है कौन सा सिद्धांत राष्ट्रवाद का प्रमुख सिद्धांत नहीं है? राष्ट्रवाद का प्रमुख सिद्धांत इनमें से देखिए लाभ का सिद्धांत राष्ट्रवाद का सिद्धांत नहीं है। राष्ट्रीय पहचान का सिद्धांत, राष्ट्र प्रेम का सिद्धांत और देशभक्ति का सिद्धांत ये राष्ट्रवाद के सिद्धांत में शामिल है, जबकि लाभ का सिद्धांत ये पूंजीवाद का सिद्धांत है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न बढ़िया है, परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। वैश्वीकरण संबंधित है आर्थिक विकास से या तकनीकी विकास से या राष्ट्रवाद से या फिर दोनों से? फटाफट से आप बताएंगे ए और बी दोनों। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बिल्कुल वैश्वीकरण आर्थिक विकास और तकनीकी विकास से रिलेटेड है। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आ और बा दोनों। बहुत ही बढ़िया प्रश्न 2024 में ये प्रश्न आएगा, 2022 में भी पूछा गया है। अगला प्रश्न साम्राज्यवाद संबंधित है। साम्राज्यवाद किससे रिलेटेड है? निरंकुशता से और सर्वोच्च शक्ति से। साम्राज्यवाद दोनों से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आ और बा दोनों, ठीक है। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन आ चुका है। संघीय व्यवस्था में किस संस्था को संविधान का संतुलन चक्र कहा जाता है? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। संघीय व्यवस्था में किस संस्था को संविधान का संतुलन चक्र कहा जाता है? संविधान का संतुलन चक्र प्रेस को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, प्रश्न आ चुका है किसने कहा कि लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। किसने कहा भैया? अब्राहम लिंकन ने कहा था इस कथन को। ये प्रश्न हमेशा हमेशा और हमेशा पूछा जाता है। इस प्रश्न को आप एकदम से रट डालिएगा। लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए किया गया शासन है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। किसने कहा था भैया? अब्राहम लिंकन ने कहा था कि लोकतंत्र जो है वो जनता का,
जनता के द्वारा, जनता के लिए किया गया शासन होता है। अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उन्होंने कहा था। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य संवैधानिक राज्य तंत्र के लिए मशहूर है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। कौन सा राज्य संवैधानिक राजतंत्र के लिए मशहूर है भैया? तो ब्रिटेन जो है संवैधानिक राजतंत्र के लिए मशहूर है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस शासन प्रणाली में मंत्रिमंडल विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। तो किस शासन प्रणाली में मंत्रिमंडल विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होता है? संसदीय शासन प्रणाली में ऐसा होता है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न आप देखेंगे, कौन सी शासन प्रणाली केंद्र और राज्य दोनों के बीच शक्तियों का वितरण करती है, बांटती है शक्तियों को? तो ये संघात्मक व्यवस्था में ऐसा होता है। जैसे भारत में संघात्मक व्यवस्था है, तो केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का बंटवारा भी है। डी ऑप्शन देखेंगे, संघ सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची, 3 सूची बनाई गई हैं। हर सूची में जैसे राज्य सूची के विषय में कानून राज्य सरकार बनाएगी, केंद्र सूची में केंद्र सरकार, और राज्य और केंद्र सूची में दोनों सरकारें कानून बनाएगी। लेकिन जब राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों एक ही मुद्दे पर कानून बनाएगी, ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार का कानून सर्वोत्तम माना जाएगा और राज्य सरकार का कानून भंग हो जाएगा। अगला प्रश्न, शासनों के लिए परिवर्तन चक्र का सिद्धांत किसने दिया? शासनों के लिए परिवर्तन चक्र का सिद्धांत अरिस्टोटल ने दिया था। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, जनबाड़ी देवबाड़ी है या सूत्र शासन के किस रूप पर लागू होता है? जनबाड़ी देवबाड़ी है या सूत्र किस शासन के किस रूप पर लागू होता है? अधिनायक तंत्र पर लागू होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा अगला प्रश्न, लोकतंत्र को प्रातिनिधिक शासन किसने कहा? लोकतंत्र को प्रातिनिधिक शासन किसने कहा था? जे.एस. मिल ने कहा था, जॉन स्टुअर्ट मिल। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न परीक्षा में आया हुआ है 2022 में, 2024 में भी आ सकता है। अगला प्रश्न है, शासन के किस रूप को आत्म सुधारक होने के नाम पर सहारा दिया जाता है? बताएं। शासन के किस रूप को आत्म सुधारक होने के नाम पर सहारा दिया जाता है? तो लोकतंत्र को। ऑप्शन नंबर इसका प्रजातंत्र को। लोकतंत्र, प्रजातंत्र, डेमोक्रेसी मतलब एक ही है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अध्यक्षीय शासन प्रणाली किस राज्य में अपनाई गई है? अध्यक्षीय शासन प्रणाली की अगर बात की है तो संयुक्त राज्य अमेरिका में अध्यक्षीय शासन प्रणाली अपनाई गई है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, 2-3 बार प्रश्न परीक्षा में आ चुका है। 2022-23 में दोनों में लगातार आया हुआ है और 2-3 विश्वविद्यालय में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, जहां सारी शक्तियां केंद्रीय सरकार के पास हों उसे क्या कहते हैं? जहां सारी शक्तियां केंद्रीय सरकार के पास होती हैं उसको एकात्मक शासन कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जहां पर राज्य और सरकार दोनों में होती है, मतलब राज्य सरकार कानून। असंघात्मक शासन आप देखेंगे, संसदीय शासन व्यवस्था कहाँ पर है? भारत में संसदीय शासन व्यवस्था। अध्यक्षीय शासन व्यवस्था कहाँ पर? अमेरिका में है। संघात्मक शासन कहाँ पर? आपको कनाडा में देखने को मिलेगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, किसने कहा कि लोकतंत्र के दौर में दल व्यवस्था सर्व विद्यमान है? लोकतंत्र में दल व्यवस्था सर्व विद्यमान है, ये कथन किसने कहा था? इसको कहा था आर.एम. मैकाइबर ने। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। बढ़िया प्रश्न है, परीक्षा में आ सकता है। वहीं अगला प्रश्न आप देखेंगे, किस देश में एक दलीय व्यवस्था प्रचलित है? किस देश में एक दलीय व्यवस्था प्रचलित है भैया? तो चाइना में एक दलीय व्यवस्था प्रचलित है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चाइना में कोई और दल नहीं है, एक ही दल है। ठीक है, ओके। आगे देखेंगे, फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा जितने भी लोग देख रहे हैं। आगे देखिएगा, ये सब प्रश्न ऐसे प्रश्न हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन प्रश्नों को ढूंढने में बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तो आप लोग इस प्रश्न को जो है इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा चैनल को। ठीक है। और एक बात और मैं आपको बताना भूल गया, मैंने बताया भी था, अभी इस वीडियो में बताया भी था। दूसरा हमारा चैनल है को करिकुलर मास्टर, आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में लिंक पिन कर दी है मैंने, आप उसको लिंक पर टच करके आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर को करिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको बहुत सारी वीडियो मिलेंगी। जैसे सेकंड सेमेस्टर में आपको को करिकुलर सब्जेक्ट के रूप में आपको क्या पढ़ना है? फर्स्ट एड एंड हेल्थ के बारे में पढ़ना। तो फर्स्ट एड एंड हेल्थ का बीए, बीएससी, बीकॉम सभी के लिए इंपॉर्टेंट है और उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, कोई भी शासन व्यवस्था सभी मानवीय दोषों के लिए रामबाण औषधि नहीं है, यह कथन किसका है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। कोई भी शासन व्यवस्था सभी मानवीय दोषों के लिए रामबाण औषधि नहीं है, यह कथन किसका है? यह कथन थॉमस हॉब्स का है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, धनिकों को धन और निर्धनों की निर्धनता लोकतंत्र को भ्रष्ट कर देती है, यह कथन किसका है? धनिकों को धन और निर्धनों की निर्धनता जो होती है लोकतंत्र को भ्रष्ट कर देती है, यह कथन थॉमस हॉब्स का है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। बढ़िया प्रश्न है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, लोकप्रिय शासन सार्वजनिक सहमति का शासन है, अतः स्वभाव से ही यह क्रांतिकारी नहीं हो सकता, यह कथन किसका है? लोकप्रिय शासन सार्वजनिक सहमति का शासन है, अतः स्वभाव से ही यह क्रांतिकारी नहीं हो सकता, यह कथन कहा था गिलक्राइस्ट ने। बड़े अच्छे विद्वान हैं गिलक्राइस्ट, ध्यान रखिएगा इस बात को, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। अच्छा ये बताएं, लोकतंत्र दुष्टों का कुलीन तंत्र है, किसने कहा था?
लोकतंत्र दुष्टों का कुलीन तंत्र है, इसको कहा था टेलीरेंड ने। टेलीरेंड नाम के एक विद्वान है, उन्होंने कहा था कि लोकतंत्र जो है दुष्टों का कुलीन तंत्र है। ठीक है, प्रश्न परीक्षा में आ सकता है। अगला प्रश्न, आधुनिक उदारवादी लोकतंत्र की निम्न में से क्या केंद्रीय विशेषता रही है, बताएं। आधुनिक उदारवादी लोकतंत्र के निम्न में से क्या केंद्रीय विशेषता रही है? तो इसमें से आर्थिक समानता जो है ये उदारवादी लोकतंत्र की केंद्रीय विशेषता रही है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। डेमोक्रेसी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? डेमोक्रेसी शब्द की उत्पत्ति जो हुई है ये ग्रीक भाषा के डेमोस और क्रेटिया दो शब्दों से मिलकर के हुई है। एक शब्द है आपका डेमोस और दूसरा शब्द आपका क्या है? क्रेटिया। डेमोस और क्रेटिया शब्द से मिलकर के किसकी उत्पत्ति हुई भैया है? ये उत्पत्ति हुई है डेमोक्रेसी शब्द की। डेमोक्रेसी का मतलब होता है प्रजातंत्र यानी लोकतंत्र, जिसका मतलब होता है जनता का शासन। ठीक है, अगला प्रश्न, अधिनायक तंत्र में शासन की शक्ति कितने व्यक्तियों में निहित होती है? अधिनायक तंत्र की अगर बात किया है तो एक व्यक्ति में निहित होती है। ठीक, कितने व्यक्तियों में? एक व्यक्ति में। अधिनायक तंत्र में शासन की शक्ति कितने व्यक्तियों में निहित होती है? एक व्यक्तियों में निहित होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, परीक्षा में पूछा जा सकता है आपकी बार 2024-25 26 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये मॉडल पेपर। अगला प्रश्न, राजाध्यक्ष द्वारा गैर कानूनी शक्ति प्राप्त कर लेना ही अधिनायक तंत्र है, किसने कहा? बताएं। राज्य अध्यक्ष के द्वारा गैर कानूनी शक्ति प्राप्त कर लेना ही अधिनायक तंत्र है, यह कथन कहा था फोर्ड ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी विशेषता अधिनायकवादी राज्य में नहीं पाई जाती है? बताएं, कौन सी विशेषता अधिनायकवादी राज्य में नहीं पाई जाती है? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं पाई जाती है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किसने कहा था कि सब कुछ राज्य के अंतर्गत है, राज्य के बाहर और राज्य के विरुद्ध कुछ भी नहीं है? ये कथन किसने कहा था? इस कथन को कहा था मुसोलिनी ने। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पुरुष के जीवन में युद्ध का वही स्थान है जो स्त्री के जीवन में मातृत्व का है। इस कथन को किसने कहा था? इस कथन को भी एक प्रकार से देखें, हिटलर का भी नाम आता है इस कथन को कहने में, मुसोलिनी का भी नाम आता है, माओ से तुंग का भी नाम आता है। मुसोलिनी इसका करेक्ट आंसर हो सकता है, ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, रीसेंट पॉलिटिकल थॉट के लेखक कौन है? रीसेंट पॉलिटिकल थॉट बड़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, इसको लिखा जैक्सन महोदय ने, ध्यान रखिएगा। ये पुस्तक बड़ी ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है। तो इस तरीके से आप लोगों ने लगभग 100 से अधिक ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को समझ लिया, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण थे, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और ऐसे ही और प्रश्नों के बारे में मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा, ठीक है, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। और ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आते हैं, इसीलिए मैंने सोचा कि आपको एक मॉडल पेपर दिया जाए। ठीक है, चलें, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, गुड नाइट ऑल ऑफ यू, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एक दूसरा चैनल है को करिकुलर मास्टर, उसको भी, और एक बीए करिकुलर चैनल है उसको भी। 3 चैनल हमारे हैं, आप इन तीनों चैनल को प्यार दें अपना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी का इसी तरीके से जो है हमेशा आभार व्यक्त करता रहूँगा, और इस तरीके से आपकी मेहनत, मतलब आपके साथ मैं मेहनत करता रहूँगा। आपकी परीक्षा में अगर मेरा 1 भी % सही हो जा रहा है, 1% मैं आपकी हेल्प कर पा रहा हूँ, तो मैं समझूंगा कि हमारा जीवन जो है धन्य हो गया। और आप लोगों के लिए एक प्रकार से, मुझे एक प्रकार से इतना मौका मिला कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप जैसे विद्वानों को पढ़ा रहा हूँ, आप जैसे महोदयों को पढ़ा रहा हूँ। इसमें मुझे गर्व की बात है कि मैं बीए वालों के लिए पढ़ा रहा हूँ, और बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है जब मैं सोचता हूँ कि बीए वालों को पहले कोई नहीं पढ़ाता था, तो मैंने शुरू किया आप लोगों को पढ़ाना। और आज आपको बता दूं कि बीए वाले भी हमारे बच्चे, जब मैं पढ़ रहा था यूट्यूब पर, मतलब पहले पढ़ रहा था, जब मैं बीए कर रहा था तो कोई नहीं पढ़ाता था, तो और कॉलेज में भी पढ़ाई नहीं होती थी, तो मैंने सोचा, मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैंने सोचा कि पढ़ाना चाहिए, और मैंने शुरू कर दिया पढ़ाना। फिर उसके बाद में आप देखेंगे कि आप लोग जो है मोबाइल से पढ़ने, कोई आज के 2 साल या 4 साल पहले आपने सोचा था कि मैं बीए करूंगा और मैं मोबाइल पर पढ़ूंगा, ऑनलाइन बीए की पढ़ाई होगी? ठीक है, कॉलेज में लोग जाते थे, वैसे क्लास होती नहीं थी कॉलेज वगैरह में। कहाँ पर होती कॉलेज, किस कॉलेज में पढ़ाई होती है? सरकारी कॉलेज में 1 आध 2 कॉलेज वहाँ पर हो जाती, बाकी नहीं होती है। ओके, चलें, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बहुत बहुत